इसलिए कल एक कंसेप्ट आया था ना कि स्टेट का नेचर डिपेंड करता है लिविंग द पर्सन, उस राज्य में रहने वाले लोग, कि उस राज्य में रहने वाले लोग कैसे हैं। अगर उस राज्य में रहने वाले लोग इंडिविजुअल जस्टिस बेस पर हैं, मींस कि अपने स्पिरिचुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो उससे जो सोसाइटी या स्टेट का फॉर्मेशन होगा, वह सोसाइटी या स्टेट सोशल जस्टिस के बेस पर या मोरल इंस्टीट्यूशन के बेस पर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन खड़ा हो गया, एक कमेंट आता है, एक स्थिति आती है। स्थिति इस सेंस में आती है कि कहा जाता है कि योग्य की योग्य ही संतान होती है, और स्पिरिचुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड पर्सन गवर्निंग क्लास है या मिलिट्री क्लास है कि नहीं? भाई स्पिरिचुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल क्लास क्या है? गवर्निंग क्लास है या मिलिट्री क्लास है? और इनकी अपनी फैमिली है ही नहीं, फैमिली है सिर्फ प्रोडक्शन क्लास की। अब प्रोडक्शन क्लास में एपिटाइट के कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो अगर सिर्फ फैमिली प्रोडक्शन क्लास के पास है, तो पूरे के पूरे समाज में, सोसाइटी में एपिटाइट क्लास का ही मेजोरिटी बढ़ेगी कि नहीं? तब कहता है प्लेटो, तब कहता है कि नहीं, किसी स्पेशल या फेस्टिवल डे या किसी विशेष या त्योहार के दिन स्त्री और पुरुष का मिलन कराया जाएगा। स्त्री और पुरुष के मिलन के पश्चात जो बालक जन्म लेगा, उस बालक को यह नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे फादर कौन है, तुम्हारी माता कौन है, और माता और पिता को भी नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा बच्चा कौन है, बताया ही नहीं जाएगा। कैसे देखेगी? पैदा होते ही वो राज्य के प्रोटेक्शन में चला जाएगा। राज्य करेगा, स्टेट करेगा प्रोटेक्शन। आज के जमाने में कुछ महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद कहीं छोड़ के चल देती हैं कि नहीं? छोड़ के चल देती हैं कि नहीं? तो वहां पर तो स्टेट प्रोटेक्शन कर रहा है, स्टेट उसके डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज दे रहा है। अब कोई भी महिला अपने बच्चे को लगाव क्यों रखती है? क्योंकि ये सोच के रखती है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो इसका पालन पोषण कौन करेगा। जब महिला को खुद पता चलेगा कि राज्य कर रहा है, स्टेट करेगा, तो उसे अपने बच्चों के प्रति या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार का टेंशन होगा ही नहीं। इस पृथ्वी पर कुंती भी थी। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्ही लोगों से मैं बात करता हूं, आप सभी लोग एक बच्चे को जन्म देते हैं, आप उतना अच्छा उसकी परवरिश नहीं कर पाते हैं जितना कि राज्य के अधीन में, तो क्या आप अपने अंदर में रखकर परवरिश करने की दायित्व लेंगे? यही इमोशनल अटैचमेंट है। एक व्यक्ति इतना मोरल है कि राज्य के लिए, लोगों के हित के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता है। समाज के इंटरेस्ट के लिए सोक्रेटिस ने पॉइजन पी लिया, तो इतना बड़ा त्याग नहीं होगा, है कि नहीं? तो यहां पर सब कुछ, अब सुनिए, और इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। किसी पेरेंट का बालक जो पैदा होने के 3 दिन बाद मरता है और पैदा होने के 15 साल बाद मरता है, कष्ट किसको पेरेंट में होगा? बस ये नहीं समझ में आ रही है, ये तो समझ में आ रहा है ये कि नहीं बात? तो उस समय छोड़ना और शुरुआत स्टार्टिंग में छोड़ना ज्यादा अच्छा नहीं है।
यही त्याग है, समझ रहे हो? ये त्याग है। यही त्याग विवेकानंद में था, यही त्याग रामकृष्ण परमहंस में था कि नहीं? तो ये लोग किस लिए छोड़े? इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए छोड़े या सोशल इंटरेस्ट के लिए छोड़े? कलाम साहब भी पढ़ने के बाद ही छोड़े हैं, इंजीनियर बनने के बाद छोड़े हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो का एक ही कंसेप्ट है, प्लेटो की एक ही विचार है कि अगर मेरा लाइफ यानी मैं जीवित रह के अगर समाज की भलाई के लिए कुछ कर लिया तो मेरी लाइफ अच्छी है, क्योंकि हर पर्सन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लेटो का जब यहां पर क्रिटिसिज्म किया जाता है तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर बच्चे को पेरेंट्स से अलग कर दिया जाए तो पेरेंट्स में इमोशनल लॉस होगा। इमोशनल क्या होगा? लॉस हो जाएगा। जब इमोशनल लॉस होगा तो अगर वह पर्सन राजा बनता है तो वह अपनी प्रजा के साथ प्यार कैसे करेगा? एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। और शायद यही रीजन है कि प्लेटो का फिलॉसफर किंग नहीं बन पाया। शायद यही रीजन है, क्योंकि जब उसका अपना परिवार नहीं है तो उस बालक में इमोशनल अटैचमेंट नहीं आ सकता। और जब इमोशनल अटैचमेंट नहीं आएगा, भावनात्मक भाव नहीं आएगा, लगाव नहीं आएगा, तो वह शासक जनता के साथ लगाव, इमोशनल अटैचमेंट करेगा कैसे? कैसे करेगा बताइए आप? और ऐसी स्थिति में वह राजा या वह शासक अपने जनता के दुखों को अपना दुख कैसे मानेगा? क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं। और यह कहा जाता है कि शासक और प्रजा के बीच, यानी अच्छा शासक वही है जो शासक और प्रजा के बीच जो रिलेशन करे वो फादर एंड सन का हो, पिता और पुत्र का हो। और इस पर्सन को न तो पिता का प्यार मिलता है और नहीं, रीजन सिर्फ इतना है कि यह कंसेप्ट या यह थियरी प्लेटो की यंग स्टेज की है। और यंग स्टेज में प्लेटो काफी एग्रेसिव है कि नहीं? रिपब्लिक का फॉर्मेशन वह यंग स्टेज में करता है, और यंग स्टेज में व्यक्ति में एग्रेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा। जैसे आप ही लोग जब आते हो शुरुआत में इतने एग्रेसिव रहते हैं, अरे सर 3 महीना में फोड़ देना है, तोड़ देना है। लेकिन जैसे जैसे आटा दाल चावल का भाव पता चलता है, सब एग्रेशन क्या हो जाता है, समझ रहे? तो प्लेटो ये सब देख लिया, और देखने के बाद उसे लगा, क्योंकि कई प्रैक्टिकल किए उसने, कई नगर राज्यों के व्यक्तियों को, राजकुमारों को फिलॉसफर बनाने का प्रयास किया उसने, और कोई नहीं बना, कोई नहीं बनता है। बल्कि प्लेटो को मारने के लिए दौड़ते जरूर हैं। इसलिए मकदोनिया के शासक को जब प्लेटो फिलॉसफर बनाना शुरू करता है तो मकदोनिया का जो शासक था वह फिलॉसफर नहीं बना, लेकिन प्लेटो को मारने के लिए दौड़ा जरूर। तब प्लेटो को ज्ञान हो गया कि हम रिपब्लिक के जिस आइडियल स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं वो पॉसिबल है ही नहीं। कहता है कि देयर इज नो पॉसिबल ऑफ द आइडियल स्टेट इन रिपब्लिक इन अर्थ। खुद क्रिटिसाइज करता है कि रिपब्लिक के जिस आइडियल स्टेट का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं है इस पृथ्वी पर। तब जाके जब उसे एक्सपीरियंस हो गया, तब जाके लॉज और स्टेट्समैन की रचना करता है, और उसमें वह आइडियल स्टेट के स्थान पर किसकी बात करता है? सब आइडियल स्टेट की बात करता है, जहां पर अब शासक गार्जियन क्लास को फैमिली भी रखने की परमिशन देता है और प्रॉपर्टी भी रखने की परमिशन। फेमिनिस्ट थिंकर नहीं, फैसिज्म थिंकर। फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर मिल को कहा जाता है। यहां पर जो मैन या फीमेल की बात जो कर रहा है एजुकेशन में, वो एजुकेशन सबको देता है, उसमें डिवीजन नहीं करता उसके लिए। लेकिन यहां पर गार्जियन क्लास के लिए इसलिए
जब प्लेटो ये बात करता है तो प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटिल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन्स इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कहता अक्का बुरा मत मानना, हो सकता है कि मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, आप कैसे। कहता है कि महिलाओं के पास बुद्धि होती ही नहीं, और शासन करने के लिए बुद्धि का होना, ज्ञान का होना, विवेक का होना बहुत आवश्यक है। रीजन बताता है, महिलाओं के पास बुद्धि है लेकिन बुद्धि पर हमेशा इमोशन ज्यादा इंपैक्ट डाल देती है, और गवर्निंग बॉडी के लिए इमोशनल नेचर अगर होगा तो जस्टिस नहीं हो पाएगी, निष्पक्षता नहीं हो पाएगी। इसलिए अरिस्टोटिल क्या करता है, कहता है कि वीमेन्स देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, समझ रहे हो। लेकिन प्लेटो मेल और फीमेल में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। अरिस्टो साफ साफ लिखता है, हाँ, कब इमोशनलिटी का उसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर है, समझ रहे हैं। और यहां पर प्लेटो इमोशनलिटी की बात नहीं करता है, कहता है दोनों इक्वल है, दोनों को एजुकेशन सिस्टम में हो। बस जो लास्ट स्टेज में क्वालिफिकेशन का जो टेस्ट होगा 50 इयर्स में, कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन क्वालिफाइड पर्सन है, उसी को ही वो रूल करने का राइट दे देता है। ठीक है, मैं दोनों हो जाएंगे। नहीं, अरिस्टोटिल में नहीं होगा, प्लेटो में भी, प्लेटो में नहीं है। प्लेटो में एजुकेशन सबको देता है। प्लेटो एजुकेशन देने में मेल फीमेल के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अब मान लो कि जब मेल फीमेल में एजुकेशन देने के लिए किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि फीमेल कैंडिडेट हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगी? ये, और अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं प्लेटो किसी न किसी कैरेक्टर में फीमेल को क्या मानता है, कम मानता होगा। और हो सकता है कि इसी कंसेप्ट को प्लेटो जिसे डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर पाया, और अरिस्टोटिल डायरेक्ट रूप में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। मे बी टर्न फर्स्ट फेमिनिस्ट फिलोसोफर who recognize the equal talent। हाँ, ये इस बेस पर तो मान सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो डिसीजन है, ऑफिशियल जो बेसिकली कंसेप्ट है, वो मिल के लिए जाता है। मिल इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर। आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि मिल, जेएस मिल की किताब है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन्स, ठीक। और ये पुस्तक उसने अपनी पत्नी से इन्फ्लुएंस होकर लिखा, और तब कहता है कि सेक्स बेस्ड वोटिंग राइट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक। और मिल का इंपैक्ट पड़ता है कि ब्रिटेन में फर्स्ट टाइम विमेन्स को वोटिंग राइट दिया गया, समझ रहे हो। उसके बाद जो फेमिनिस्ट थिंकर की बात है 1960 के बाद 1829 या 28 में महिलाओं को ब्रिटेन में फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट दिया जाता है, समझ रहे हो। इसके पहले नहीं था। तो मिल यहां पर जाके, समझ रहे हो, यहां पे जाके फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर बन जाता है, ठीक है। अब अगर ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक व्यू हम दे रहे हैं कि फर्स्ट विमेन्स पॉलिटिकल फिलोसोफर प्लेटो है, ठीक, एजुकेशन, लेकिन वो स्टेट पॉसिबल कहां है, पॉसिबल नहीं ना है। इसलिए प्लेटो क्या हो गया, यूटोपियन हो गया। और मिल का यह थॉट क्या है, रियलिटी में है।
नहीं, थिंकर, फिलोसफर नहीं। यार एक चीज सुन, प्लेटो के पहले, प्लेटो तक फिलोसफर वर्ड्स का यूज करना है, प्लेटो के बाद जितने आएंगे लोग थिंकर आएंगे। थिंकर ये हो सकता, ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि फिलोसफर और थिंकर में क्या होता है, फिलोसफर आइडियलिस्टिक बहुत होता है, ठीक है, यानी मैक्सिमम लेवल पर वो आइडियलिस्टिक हो जाता है। जब आइडियलिस्टिक होने का मतलब कि उसके थॉट में वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक, जबकि जो थिंकर है वो रियलिस्टिक बेस पर चलते हैं, उनकी थिंकिंग साइंटिफिक होती है, उनकी थिंकिंग क्या है, साइंटिफिक होती है, इसलिए उनका जो व्यू होता है वो बेसिकली बहुत कुछ रियल लाइफ को अटैच करता है। इसीलिए यही रीजन है कि प्लेटो, अरिस्टोटल का गुरु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं बन पाया, बल्कि उसका शिष्य क्या हो गया, फादर ऑफ पॉलिटिकल, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच किया है। और साइंटिफिक अप्रोच का मतलब सिस्टमेटिक स्टडी है उसकी, समझ। लेकिन कहीं पर भी, कहीं कहीं पर प्लेटो पर, अरिस्टोटल पर भी ब्लेम लगता है कि अरिस्टोटल वाज ए कंजर्वेटिव थिंकर, लेकिन जब उसकी थियरी पढ़ी जाती है तो कहा जाता है कि अरिस्टोटल वाज ए कंजर्वेटिव थिंकर बट अरिस्टोटल इज ए प्रोग्रेसिव थिंकर। रूढ़िवादी विचारक है, रूढ़िवादी विचारक है, लेकिन प्रगतिशील भी है। अब प्रगतिशील क्यों हो गया, ठीक, कंजर्वेटिव क्यों हो गया, क्योंकि स्लेव सिस्टम का जब सपोर्ट करता है तो कंजर्वेटिव हो गया।